तो द सुप्रीम एल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट एडी ने फैंग को कुछ टास्क दिए थे जिन्हें फैंग अगर कंप्लीट कर ले तो वह 3 स्टार एल्केमी एग्जाम को दे सकता था, जिसमें फैंग को जैस्मिन का फेलियर का रीजन बताना था, जिस टास्क को फैंग बहुत इजीली कंप्लीट करते हुए 3 स्टार एल्केमी एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर लेता है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम प्रेसिडेंट एडी को देखते हैं जो फैंग से उसका एज पूछते हैं, जिस पर फैंग उन्हें बताता है कि मैं 16 साल का हूँ, जिसे सुन प्रेसिडेंट एडी हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने इतना यंग एल्केमिस्ट नहीं देखा था। और आज अगर फैंग इस 3 स्टार एल्केमी एग्जाम को पास कर ले तो वह इस पूरे कॉन्टिनेंट का अकेला सबसे कम एज में 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने वालों की लिस्ट में आ जाएगा, जो फैंग तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होने वाला है, इसलिए तुम अपनी पूरी जान लगा देना इस टेस्ट में। जो बोलकर प्रेसिडेंट एडी उन सभी इंग्रेडिएंट को फैंग के सामने ला देते हैं जिनके बारे में ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल बनाने की रेसिपी में दिया गया था। तो फैंग इन हर्ब्स को देख बोलता है कि आज मैं आप लोगों को बिना एल्केमी फर्नेस की हेल्प से इस पिल को रिफाइन करके दिखाऊंगा, जिसकी ये बात को सुनकर वहाँ सभी मौजूद लोग हैरान हो गए थे क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए। फिर हम फैंग को देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करते हुए वहाँ एक एल्केमी फर्नेस को क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर वह सभी इंग्रेडिएंट को एक साथ मिक्स कर बाहर से उन्हें ब्लू स्पिरिचुअल फ्लेम से रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जिसके ऐसा कुछ देर तक इस फ्लेम से इंग्रेडिएंट को हीट करने की वजह से ये सभी इंग्रेडिएंट 2 ग्रेट स्पिरिचुअल गैदरिंग पिल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसको इतना जल्दी ये करता देख वहाँ सभी सोचने लगते हैं कि आखिर फैंग किस टेक्निक का यूज करके इस पिल को रिफाइन कर रहा है, जिसकी हेल्प से वह इंग्रेडिएंट को इतने कम समय के अंदर पिल के शेप में ढाल सका। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट एडी भी फैंग की एल्केमी नॉलेज को देख बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि जिस टेक्निक का यूज करके फैंग इस पिल को रिफाइन कर रहा है उस टेक्निक के बारे में प्रेसिडेंट एडी ने ना कहीं पढ़ा था और ना ही कहीं सुना था। तो जैस्मिन एल्डर यू से सवाल करती है कि आपको क्या लगता है कि फैंग इस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर पाएगा, जिस पर एल्डर यू कहते हैं कि फैंग जिस टेक्निक का यूज करके इस पिल को रिफाइन कर रहा है ऐसी टेक्निक तो मैंने आज तक देखी नहीं, इसलिए मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि फैंग इस पिल को रिफाइन कर पाएगा कि नहीं। पर लिन एल्डर यू की इन बातों को सुनकर बोलता है कि ना, मुझे तो नहीं लगता कि फैंग इस टेस्ट को पास कर पाएगा, आप बस कुछ समय तक इंतजार कीजिए, देखिएगा कैसे फैंग इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो अपनी फ्लेम का यूज करके उस पिल को रिफाइन करना जारी रखता है, जिसकी वजह से अब उस पिल का फ्रेगनेंस इस पूरी रूम में फैलने लगता है, जिस पिल के फ्रेगनेंस को जब वहाँ के मौजूद प्रेसिडेंट एडी और कई सारे एल्डर स्मेल करते हैं तो उन्हें भी समझ में आ जाता है कि फैंग अभी तक बिल्कुल ही सही रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि अगर किसी पिल के रिफाइन के दौरान उसका स्मेल बाहर आता है तो उसका एक ही मतलब होता है कि वह पिल बहुत ही अच्छी तरह से रिफाइन किया जा रहा है, जिससे तो प्रेसिडेंट एडी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इतनी बारीक तरीके से इस पिल को रिफाइन करना बिल्कुल ही एक मुश्किल काम है और फैंग तो वैसे भी बस अभी 16 साल का ही है, तो आखिर कैसे वह इतनी कम एज में इतनी अच्छी तरह से इस पिल को रिफाइन कर सकता है। लेकिन तभी हम उन ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल को देखते हैं जिन्हें फैंग इतनी देर से रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, जिस पिल में हम अचानक से क्रैक्स पड़ता हुआ देखते हैं। तो फैंग की नजर जब उन क्रैक्स पर पड़ती है जो कि उसके पिल पर बन रही थी तो वह सोचने लगता है कि आखिर मेरी बॉडी कितनी ज्यादा वीक है, मैंने तो यह कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा वीक है कि मैं ढंग से 2 स्पिरिट गैदरिंग पिल को भी रिफाइन नहीं कर पाऊंगा। अब तो मेरे पास बस एक ही टेक्निक है जिससे मैं इन पिल को रिफाइन कर सकता हूँ, जो बोलकर फैंग अपनी सोल एनर्जी के हेल्प से इन पिल को नरिश करना स्टार्ट कर देता है, जिसके ऐसा कुछ देर करने की वजह से वह दोनों ही पिल अब पूरी तरह से रिफाइन हो जाते हैं और फैंग ने यहाँ पर 2 ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल को रिफाइन किया रहता है, जिस पिल को देख प्रेसिडेंट एडी बोलने लगते हैं कि वाकई में यह तो एक ग्रेट एलेक्सिर है, फैंग मैं तुम्हें मान गया कि तुम एक महान जीनियस हो। और इधर हम एल्डर यू, एल्डर झाऊ और जैस्मिन को देखते हैं जो फैंग की कामयाबी को देख बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि फैंग ने जो अभी ये ग्रेट पिल को सक्सेसफुली रिफाइन किया है इसका मतलब तो यह है कि फैंग ने अपने 3 स्टार एल्केमी एग्जाम को पास कर लिया है, जिसकी वजह से वह इस कॉन्टिनेंट का सबसे यंगेस्ट 3 स्टार एल्केमिस्ट बन चुका है। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो प्रेसिडेंट एडी से बोलता है कि मैंने तो इस पिल को रिफाइन कर लिया, तो इसका मतलब मैं तो यही समझू ना कि मैंने 3 स्टार एल्केमी एग्जाम को पास कर लिया, तो लाइए मुझे आप मेरा 3 स्टार एल्केमी बैज दीजिए। जिस पर प्रेसिडेंट एडी फैंग को बताते हैं कि तुम्हें 3 स्टार एल्केमी बैज मिलने में अभी भी कुछ समय है, पर फिलहाल के लिए मैं हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि किसी ने 3 स्टार एल्केमी एग्जाम को पास कर लिया है, तो आप लोग जल्द से जल्द एक 3 स्टार एल्केमी बैज बनवा दें। तो फैंग बोलता है ठीक है, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे इन 2 पिल में से एक पिल दे दें।
क्योंकि हमारे बीच में तो यही बात हुई थी कि मैं आपको एक ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल दूंगा, पर मैंने तो यहाँ पर 2 पिल को रिफाइन कर लिया। जिस पर प्रेसिडेंट एडी बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, तुम एक पिल को अपने पास रख सकते हो, और हाँ, जब भी तुम्हारे पास समय हो तो तुम मेरे पास जरूर आना, ताकि मैं तुम्हारे हेल्प से इन ग्रेट पिल को रिफाइन करना सीख सकूं। क्योंकि मैं भले इस जनरेशन का एक महान एल्केमिस्ट हूँ, पर आज तुम्हें देखकर मेरी आंखें ही खुल गईं, और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे पास जो मेरी एल्केमी नॉलेज है वह तुम्हारे एल्केमी नॉलेज के सामने कुछ भी नहीं है। तो बताओ फैंग, क्या तुम मुझे ग्रेट पिल को रिफाइन करना सिखाओगे? तो फैंग बोलता है, ठीक है, वैसे भी मैं इस एल्केमी एसोसिएशन का एक एल्केमिस्ट बन चुका हूँ, इसलिए इस जगह पर आना जाना मेरा तो लगा ही रहेगा, और जब भी मैं इस जगह पर आऊंगा तो मैं आपको जरूरी कुछ मेथड्स बताऊंगा जिसके हेल्प से आप एक ग्रेट पिल को बहुत इजीली रिफाइन कर सकेंगे। जो बोलकर फैंग प्रेसिडेंट एडी को इंग्रेडिएंट का लिस्ट दे देता है, जिसकी वजह से उसे एक एल्केमिस्ट बनना पड़ा। जिसके बाद हम फैंग को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर वह सभी इंग्रेडिएंट जो कि फैंग के लिस्ट में बताए गए थे, वह उन सभी के हेल्प से वहाँ पर किसी तरह का एक्सट्रैक्शन बॉडी फ्लूइड बना रहा था, ताकि वह इसके हेल्प से अपनी करंट बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। क्योंकि फैंग जब उस ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल को रिफाइन कर रहा था, तब उसे समझ में आया था कि उसकी बॉडी कितनी ज्यादा वीक है। तो आगे फिर से ऐसा कुछ और ना हो जाए, इसलिए फैंग अपनी बॉडी को पहले से स्ट्रॉन्ग बना रहा था। जो फ्लूइड जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, तो फैंग उसके अंदर बैठकर अपनी कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, जिसके ऐसा करते ही हम फैंग की पूरी बॉडी पर एक आर्मर बनता हुआ देख पाते हैं, जो कि इस फ्लूइड की खासियत होती है। जो आर्मर अब फैंग की पूरी बॉडी को कवर करते हुए उस पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बिल्ड करने लगता है, जिससे फैंग को बहुत ही ज्यादा पेन का सामना करना पड़ रहा था। पर इसके बावजूद फैंग किसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करना जारी रखता है, जिस हार्ड प्रैक्टिस करने की वजह से फैंग कुछ समय के बाद अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। और अब जबकि फैंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया, इसलिए वह बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वह इसी के लिए तो इतनी देर से मेहनत कर रहा था। पर तभी हम रैंसी के बीट को ग्लो करता हुआ देखते हैं, जिस बीट से अब रैंसी की आवाज आने लगती है। बोलती है, फैंग मेरी मदद करो, मेरी मो फैमिली से एक और बंदा है जो चेक करेगा कि हमारे रिलेशन आपस में कैसे हैं। तो फैंग एक बार और मेरी मदद कर दो प्लीज फैंग, इस बार मना मत करना, वरना हम लोगों ने जितनी भी मेहनत की है वह सभी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन फैंग रैंसी की इतनी रिक्वेस्ट को सुनने के बाद भी इस बात पर राजी नहीं होता कि वह फिर से रैंसी के साथ पहले जैसा नाटक करेगा। जो बोलता है कि तुम्हारा बहुत हुआ, तुमने पिछला हिसाब तो मेरे साथ क्लियर ही नहीं किया है, और अब कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ नया नाटक करूं। तो बताओ पिछली बार का 7 लाख गोल्ड कॉइन तुम मुझे कब दे रही हो? जिस पर रैंसी फैंग को बताती है कि मेरे फादर ने मेरा इनकम बिल्कुल ही कट कर दिया है, जिसकी वजह से अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रह गए हैं कि मैं तुम्हें पैसे दूं। पर तुम चिंता मत करो, मैं किसी तरह से गोल्ड कॉइन का इंतजाम करके तुम्हें वो सभी लौटा दूंगी, बस तुम अभी के लिए किसी तरह से मेरी मदद कर दो। जिसे सुन फैंग थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। तो बताओ अभी तुम कहाँ पर हो, तुम्हारा लोकेशन कहाँ है? जिस पर रैंसी फैंग को बताती है कि मैं तुम्हारे सुआनजिंग हाउस पर हूँ, जल्दी यहाँ पर आओ। जिसके बाद हम फैंग को उसके सुआनजिंग हाउस में देखते हैं, जहाँ पर वह एक अजीब सी बात को नोटिस करता है कि पहले जब यहाँ पर फैंग आया था तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी, पर इस बार जब फैंग आ रहा है तो यहाँ पर बिल्कुल स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि यहाँ पर जरूरी कोई पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद है। पर इसके आगे फैंग कुछ सोच पाता, उतने में रैंसी दौड़ते हुए आकर फैंग का हाथ पकड़ लेती है, और साथ में वो ऐसा दिखाती है कि मानो वह फैंग का बहुत ही ज्यादा केयर करती है। जिसको ऐसा करता देख वहाँ एक बंदा देख रहा था, जो फैंग को बोलने लगता है, बच्चे तुम मेरी बहन से दूर हो जाओ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारे सामने मू नियो खड़ा है, जो कि मो फैमिली का एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है। तो बताओ क्या तुमने मेरा नाम इससे पहले सुना था? तो फैंग बोलता है, ओ मू नियो, पर मैंने तो ऐसा नाम आज तक सुना ही नहीं था। और एक मिनट, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। पर नियो बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ, और पहले तुम मेरी बहन से जल्दी दूर हो जाओ, वरना आगे जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। जिसकी ये बातों को सुनकर फैंग नियो कहता है कि पहली बात तो मैं तुम्हें जानता नहीं, और जब मैं किसी को जानता नहीं तो मैं उसके ऑर्डर को कभी फॉलो नहीं करता, और वैसे भी तुम जहाँ पर खड़े हो वह जगह मेरे से बिलोंग करती है, जहाँ पर तुम बिल्कुल भी वेलकम नहीं हो, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसके बोलती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।